श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने एक विशेष मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत। साथियों, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि हमारे रेडियो का मकसद एक कंसिस्टेंट अवेयरनेस लोगों में देना है, और ये अवेयरनेस जहां फिजिकल प्लेन पे रहती है, जहां मेंटल प्लेन पे रहती है, वहां हम ऐसी शख्सियत से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में विशेष लॉरेल्स अचीव किए होते हैं। अपने मेहनत के बस पर, उसके आधार पर वो किसी एक विशेष मुकाम पर पहुंचते हैं, और हमें और आपको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनकी जीवन यात्रा को पढ़ने, समझने और जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज जो हमारे बीच में है वो हैं डॉक्टर पुष्पिंदर प्रताप सिंह, जो कि यहाँ कंट्री हेड हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। पुष्पिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आज हमारे बीच में आए। आपसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ वशिष्ठ जी रहेंगे, एज यूजुअल प्रवीण जी भी रहेंगे, और हम सब मिलकर आपकी श्रोताओं मदद करेंगे कि आप इनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी बात को समझ सकें, जान सकें। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। सर, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और सबके सामने, अगर श्रोताओं के सामने अगर मेरी लाइफ की जर्नी है वो शेयर होती है और उससे कुछ भी किसी को फायदा होता है जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी सर मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू जी सर। डॉक्टर पुष्पिंदर, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्योंकि आपने अपने नाम के साथ डॉक्टर की डिग्री रखी है, तो बताएं कि आपने डॉक्टरेट किस उसमें किया है, आपका फील्ड क्या है, ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो आपके कैरियर से संबंधित बातचीत के बारे में जानकारी ले सकें। एक्चुअली सर, सब लोग डॉक्टरेट करते हैं, कोई पीएचडी करता है, कोई मेडिसिन में करता है जी। तो क्योंकि मैं 25 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ, ओके, तो मुझे लगा कि शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, बेसिकली मुझे शिपिंग एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट बोला जाता है, राइट। तो मुझे लगा कि इसी में और नॉलेज गेन की जाए, जिससे कि मैं अपनी फैटर्निटी को, अपनी इंडस्ट्री को मैं और कुछ सर्व कर सकूं और अच्छा उन लोगों को बेसिकली नॉलेज दे सकूं। तो मेरा जो एक्सपर्टीज है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स ही है। राइट जी सर। तो academically is there any institute which provides such type of degree? बिल्कुल सर, बेसिकली काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स में आजकल तो हमारे यहाँ ही काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गई हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पर ये हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल ये बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं अवेलेबल है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें ये यूएन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए हैं, वो सब काम कराती हैं। ओके जी ओके। विशेष साहब और प्रवीण जी, आप बीच बीच में जो भी प्रश्न जानना चाहें। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि अदरवाइज नॉर्मल वे में आपकी एजुकेशन कहाँ रही जी, और क्या क्या डिग्रीज आपने करी? जी सर, बिल्कुल मैं अपनी एकेडमिक्स के बारे में शेयर करना चाहूँगा जी। मैं बेसिकली अलीगढ़ का रहने वाला हूँ सर। अलीगढ़ के पास में एक गांव है बमनोई करके, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। और मेरे जो पिताजी हैं वो एक किसान हैं। राइट। तो मैंने जो 8th स्टैंडर्ड तक की मेरी एजुकेशन थी वो गांव के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, प्राइमरी और जूनियर स्कूल बोले जाते हैं, वहाँ हुई सर। 8th के बाद फादर साहब ने हमें हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ वहाँ से कोई 35 किलोमीटर दूर है।
It's known for education. एजुकेशन हब एंड देन ताला नगरी सर। हाँ। ताला नगरी Yeah. जाता है। तो वहाँ से मैंने 12th क्लास पास किया। वहाँ तो मैं 9th 10th और 11th 12th वहाँ से किया। अगेन नॉर्मल जो इंटर कॉलेज बोले जाते हैं उनसे मैंने किया सर। और 12th के बाद फिर फादर साहब ने हायर एजुकेशन के लिए हमें दिल्ली भेज दिया था। Okay. तो मेरे बड़े भाई साहब ऑलरेडी यहाँ पे थे। वो अपनी हायर एजुकेशन करने के बाद जॉब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो 1-2 साल जॉब किया था। तो फिर मैंने सर यहाँ से ग्रेजुएशन की दिल्ली से। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने NIT से GNET किया, जो 3 इयर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स होता है, जिसे ग्रेजुएशन इन नेट बोला जाता है। फिर मैंने सर MBA किया अपना ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से, CME से, सेंटर फॉर मैनेजमेंट एक्सीलेंस से मैंने MBA किया। उसके MBA करते करते मैं जॉब में था। जॉब के बाद फिर मैंने अपना डॉक्टरेट का किया शिपिंग लॉजिस्टिक्स में, ये मैंने बाद में किया। हाँ जी। तो 25 ईयर्स से फिर मैं जॉब में हूँ सर। राइट। तो इस लाइन में कैसे आए डॉक्टर साहब आप, मतलब व्हाट वाज द टर्निंग फैक्टर कि कैसे इधर? सर मैं बहुत मतलब ऑनेस्टली आपको शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंप्लीट की, फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट की, तो मैं जॉब ज्वाइन करता था और 3 मंथ्स में जॉब ज्वाइन छोड़ दिया करता था। ये मैं बहुत ज़रूरी है बताना श्रोताओं को या न्यू जनरेशन को कि मैंने कई इंडस्ट्रीज में जॉब किया सर, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मज़ा नहीं आ रहा था, या मेरे को वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। मुझे लग रहा था at home. हाँ जी, मुझे लग रहा था ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी IT इंडस्ट्री है, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, है ना, अब तुम छोड़ के यहाँ आ जाओ, तुमने बहुत ट्राई कर लिया और बहुत जगह जॉब करते हो छोड़ देते हो। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे थोड़ा टाइम और दे दो और एक स्कूटर चाहिए मुझे, 2 व्हीलर। मैंने अपने भाई साहब से बोला, मैंने कहा मुझे, बड़े भाई हैं मेरे, तो मैंने बोला जी एक मुझे 2 व्हीलर चाहिए, एक 2 व्हीलर देते मुझे, और कुछ दिन मुझे, कुछ महीने या 1 साल मुझसे कुछ कहा ना जाए और मुझे मौका मिले कि भाई मैं अपनी एंटिटी क्रिएट कर सकूं। मैं आपके साथ आ जाऊंगा लेकिन मैं आपकी शेडो बन के रह जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया जाए, तो क्योंकि घर वाले तो सपोर्ट करने के लिए होते हैं सर, उन्होंने सपोर्ट किया और मुझे वो मौका मिला। हम 3 दोस्त थे, हैं अभी भी, एक आज की में सीनियर इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, दूसरे IT की में बहुत सक्सेसफुल कंपनी रन कर रहे हैं, और तीसरे हम। तो मेरे पिताजी किसान, उनके एक इंस्पेक्टर, एक के क्या कहते हैं उसमें फोर्सेस में से कमांडेंट थे, लेफ्टिनेंट कमांडेंट थे कुछ थे। तो हम तीनों ने ऐसे ही बैठे हुए थे और तीनों की जर्नी का पता नहीं था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर हम सब कैरियर कॉन्शियस थे कि हमें कुछ बनना है, हमें अपनी क्रिएट करनी है। तो सर ऐसे हम कटिंग देखी एक न्यूज़पेपर में और वहाँ इंटरव्यू देने गए हम तीनों के तीनों। तो वहाँ कुछ राउंड हुए, उनके जो ऑनर थे वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, मिस्टर केविन हैम्स नाम था उनका। और तो वहाँ एक बाहर फॉरेनर भी बैठा हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। तो हम तीनों फ्रेंड्स में आई गॉट सेलेक्टेड, आई वॉज द ओनली पर्सन हु गॉट सेलेक्टेड। आई क्वालिफाइड 3 ऑफ द राउंड्स, 3 राउंड हुए थे, तीनों मैंने क्वालिफाई कर लिए। मैंने कहा कि नहीं यार, सैलरी भी थोड़ा ठीक ठाक थी उस समय जो मिली, ऑल्दो अगर मैं सैलरी की बात करूँ 4,500 रुपये थी सर, क्योंकि 4,500 रुपये भी उस समय हमें बहुत लग रही थी, 98 की बात है, प्लस कन्वेंस, है ना, ऐसा था। तो साहब की वो बात थी कि टर्निंग पॉइंट कैसे आया। तो जब मैंने उस जॉब को ज्वाइन किया तो सर उस जॉब में मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन आने लग गया, या कहो कि मज़ा आने लग गया। मैं देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो मज़ा आने लगा कि वो मतलब मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। और 1 साल में सर मैं मेरी परफॉर्मेंस, मैं क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं, किसान के बच्चे हैं, तो मेहनत करने में तो कोई हम पीछे हटते नहीं है। तो मैंने बहुत मेहनत करी, तो मुझे फर्स्ट ईयर में ही इंसेंटिव मिलने लग गया, तो मुझे और मज़ा आया। तो ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर, जब मुझे लगा कि नहीं यार, आई मेंट फॉर दिस जॉब ओनली एक्चुअली। सो ऐसा। आप किसी का अभी ऑफिस में जिक्र कर रहे थे, कोई दादी है या आपकी कोई, जब आपने गाड़ी खरीदी तो उन्होंने क्या कहा था? मेरी माता जी की बात कर रहे हैं साहब। मेरी माता जी बहुत साध्वी हैं और बहुत पूजा पाठ करने वाली हैं, और तो उनके पास हम कभी जाके अपने अचीवमेंट्स बताते हैं, क्योंकि मेरे साथ कहना साहब, मैं भगवान जो पूजा करते हैं स्पिरिचुअल हूँ मैं, स्पिरिचुअल के अलावा अगर मैं कहीं फंस जाता हूँ तो अपनी माता के पास जाके पैरों में धोख लगा देता हूँ। जब धोख वर्ड बोलते हैं मीन्स के आशीर्वाद दीजिए जी, अब फंस गए हम। तो माता जी ने अगर ये कह दिया सर कि डन, तो आप समझ लो जा बेटा हो जाएगा तेरा काम। मैं आपको वही याद दिलाना चाहता हूँ, ये आपकी माता जी का आशीर्वाद था जो आपको घुमा रहा था एक्चुअली सर। हाँ बिल्कुल एग्री हूँ सर, मैं तो माता पिता से ऊपर तो हमारे कोई नहीं। मैं आपको वही याद दिला रहा हूँ। वैसे भी प्रवीण जी होता क्या है
कि जैसे पुष्पेंद्र जी की बात से पता लगा, एक स्टेज ऐसी होती है जब आप अपनी आइडेंटिटी से, अपनी पर्सनैलिटी से परिचित हो जाते हैं। इसीलिए अपने बड़े ब्रदर को आपने मना किया कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन आपकी शैडो बन के रह जाऊंगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप था जो इन्होंने जहन में रखा और उनको ज्वाइन नहीं किया और अपनी लाइन में आगे चलते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपके प्रोफेशन की तरफ चलते हैं। जी। देखिए, आप जानते हैं शिपिंग एक बहुत कहना चाहिए शताब्दियों पुराना सिस्टम है गुड्स का इधर से उधर करने का, ले जाने का। लेकिन उस ज़माने में जिस लॉजिस्टिक की आप बात करते हैं, इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे लोग, कहाँ से किस पॉइंट से उस सामान को इकट्ठा किया जाएगा, किस तरीके से उसे पहुंचाया जाएगा, यानी एक साइंटिफिक सेग्रीगेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ नहीं थी। तो आप चूंकि लॉजिस्टिक से जुड़े रहे, तो थोड़ा इस बारे में हमें बताइए कि अब हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां जो हमसे ऑर्डर बुक करती हैं। हमने एक पैकेट दिया, इसे आपको पहुंचाना है इटली, इसको कहीं दूसरी किसी कंट्री में पहुंचाना है। तो बेसिकली दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो जो बहुत हल्के फुल्के पैकेट्स हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी पहुंचाने की है, वो सारे बाई एयर जाते हैं। लेकिन जो बड़ी भारी चीज़ें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेनली जो कंट्रीज के हैं, वो सारे के सारे शिपिंग पर ही निर्भर करते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा इस बारे में बताइए कि जो शिपिंग का लॉजिस्टिक एरिया है वो किस तरीके से इंडिया में डेवलप है और किस तरीके से हम इसके माध्यम से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। हाँ प्लीज सर। मैं इनके सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने इसमें डॉक्टरेट करी। जी। अब साथ साथ उसका जवाब दीजिए, बिफोर डूइंग डॉक्टरेट और आफ्टर डूइंग डॉक्टरेट क्या आपके कैरियर में बदलाव लाए आप? बिल्कुल सर, दोनों सवाल पहले साहब के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर मैं ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। दैट्स व्हाई आई सेड दिस। सर ने बोला कि पहले जो शिपिंग एंड लॉजिस्टिक ट्रेड थी वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन आज शिपिंग लॉजिस्टिक ओनली ऑर्गेनाइज नहीं है सर, 100% डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रही है। मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में जिस ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, डॉक्यूमेंट सारे मतलब उनके सामने ऑर्गेनाइज नहीं है, या वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं करेगी। कोविड के बाद का तो ये हाल है सर, ये चीज़ है। तो आज हमारा जो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म ऐसा है सर, आज आप कुछ भी हमारे थ्रू बुक करते हैं या किसी भी हमारी जैसी कंपनी के साथ बुक करते हैं, आप घर बैठे उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। वो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। उतना भी है सर, पर वही बात है सर, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। उसकी भी एक कॉस्ट होती है कि अगर आपको एक्सेस मिल रहा है तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन विल चार्ज फ्रॉम यू। लेकिन आज दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी तो मोदी सरकार है तो उन्होंने ही कराया एक्चुअली, मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है कि NLP लाए हैं, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसके अंदर पहले जो हमारा पोर्ट टू पोर्ट जो होता था, जैसे मतलब कहीं से आ रहा है, इंडिया से बाहर से, चाइना से आ रहा है या US से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, तो सी पोर्ट या एयरपोर्ट तक तो आराम से आ जाता था। जो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज आप अगर देख पा रहे हैं कि हमारा इंफ्रा भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इंफ्रा के साथ साथ जो लॉजिस्टिक NLP है, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। वो इतना अच्छा वर्क कर रही है कि इंटीरियर में जाके भी हब्स हैं हमारे, लॉजिस्टिक हब्स बनाए जा रहे हैं, वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं। वहाँ गवर्नमेंट उनको बता रही है कि भाई आप जिस एरिया में अपना फैक्ट्री खोल रहे हो या हब्स खोल रहे हो, वहाँ की जो लोकल जनता है उनका भी आपको ध्यान रखना है, उनको भी जॉब प्रोवाइड करने हैं, बाकी आपको सोशल एक्टिविटीज़ भी करनी है। सो आज की डेट में सर, जैसे मैं अपने हर एक स्पीच में जहाँ भी मैं एज ए स्पीकर जाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे IT कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है या इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे ही हमारी ये शिपिंग एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, उतनी ही प्रीमियम है, उतनी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूनिक है अपने आप में। ऐसा है। ये तो सर आपके क्वेश्चन का एक्चुअली आम आदमी इस बात को इसलिए समझ नहीं पाता कि दूसरी इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी उनके सामने उन्हें नजर आती है। सर ऐसा है कि जैसे हम जब कैरियर चूज करते हैं, कोई भी हम कैरियर चूज करते हैं तो हमें पता नहीं होता है। मैंने आपको बोला सर, मैंने 11 इंडस्ट्रीज 11 कंपनीज चेंज करी।
मैंने जीनेट किया था क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहता था, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज अवेयरनेस है सर। आज जो यूथ के अंदर अवेयरनेस है, वो सप्लाई चेन में जाता है, लॉजिस्टिक्स में जाता है। यूनिवर्सिटीज़ भी अब इन कोर्सेज को ऐड कर रही हैं। पता है क्या साहब, ये छोटी इंडस्ट्री है लेकिन बहुत यूनिक है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो बंदा मेहनत करेगा उसके लिए ग्रोथ भी इसका इज द लिमिट है सर। ऐसा है। सेकेंडली आजकल सर का जो सेकंड क्वेश्चन था मैं उसका जवाब देता हूँ सर, उसके बाद फिर आप थर्ड क्वेश्चन करिएगा। साहब के क्वेश्चन का रिप्लाई मेरे हिसाब से मैंने दे दिया है। सर का क्वेश्चन था कि डॉक्टरेट करने के बाद क्या चेंज आया आपको। सर आज डॉक्टरेट करने के बाद मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, ठीक है। एक्सपर्ट इनसाइट्स होते हैं जो हमारे यहाँ की जो रिनोन्ड मैगजीन्स हैं उसमें मेरे आर्टिकल्स आते हैं, हर महीने आते हैं। और ब्लॉग्स भी मैं महीने में 2 बार लिखता हूँ, जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर देखे जा सकते हैं। और वो जो ब्लॉग्स हैं, वो ब्लॉग सर इस इंडस्ट्री में जो नया बंदा आ रहा है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, फार्मास्यूटिकल पे मैं लिखता हूँ, ऑटोमोटिव पे लिखता हूँ, उनके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, आप नया सेटअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई न्यू कमर जॉब ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मोटिवेशन होता है सर। तो ये एक डिफरेंस आया सर, कहते हैं ना एजुकेशन से ट्रांसफॉर्म होती है चीजें, तो ये एक डिफरेंस आया सर। राजमोहन जी, मुझे एक बात बताएं, जैसे हम लोग सुना करते थे कि भाई किसी ज़माने में ऐसा रहता है कि कोई आपने शिपमेंट मंगवाई है फॉरेन से, उन्होंने शिप में कंटेनर जो भेजा है, कहा तो कोई और मटेरियल है और बहुत सब स्टैंडर्ड का मटेरियल उसमें डाल दिया। तो अब वो बातें एग्जिस्ट करती हैं या ख़त्म हो गई? बहुत ही मतलब सर आपने बहुत अंदर वाला क्वेश्चन पूछा है। यस, ये क्वेश्चन भी हर कोई नहीं पूछ सकता सर, बिकॉज आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको सारा देखा है। पहले ऐसा होने के चांसेस होते थे सर। अच्छा, आज क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट लाते हैं तो कस्टम से क्लियरेंस चाहिए होती है। पहले क्या होता था सर कि जो कस्टम क्लियरेंस करते थे वो लोग वहाँ बैठे होते थे सामने कि इसने ये पेपर को वो किया है, अप्रूव किया है। आज की डेट में उसे अप्रूव कौन कर रहा है? ऑनलाइन है सारा। अच्छा। और वो जेंटलमैन जो अप्रूव कर रहे हैं वो हो सकता है बॉम्बे में बैठे हो, आपने अप्रोच ही नहीं कर सकते, तो गलत पेपर को आप उनसे अप्रूव करा ही नहीं सकते। तो वो चीज़ें बिल्कुल नल एंड वॉइड हो चुकी हैं सर आज की डेट में। जो आप सामान भेज रहे हैं वही आपका आएगा सर, जो भी कार्गो है, जो भी आपकी शिपमेंट है, एज इट इज वही चीज़ आएगी। इवन कहीं पर डैमेज भी है वो कार्गो भी नहीं आएगा सर, वो पोर्ट पर ही उसको रोक दिया जाएगा। सो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सर, बहुत चेंजेस हुए हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे चेंजेस इस मामले में किए हैं। पहले क्या होता था, इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर चोर बाजारी आमतौर पे होती थी। बिल्कुल सही है। जो कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स में दिखाते ऐसा सामान थे जिस पे ड्यूटी कम होती थी, और बेसिकली उसमें भरा वो सामान होता था जो ज्यादा ड्यूटी वाला, जिसपे ज्यादा ड्यूटी पड़नी चाहिए थी। तो इस तरीके से ड्यूटी की चोरी आमतौर पे होती थी। और चूंकि शिप्स बहुत बल्क होते हैं, एक एक शिप कई हजार कंटेनर ढो लेता है एक बार में, तो वो बड़ा एक लंबा चौड़ा मार्जिन होता था और पूरा सिस्टम करप्ट होता था बिना उसके। तो क्योंकि हर कंटेनर या वो सैंपल किसी भी कंटेनर को चुन के चेक कर सकते थे, लेकिन वो सब सेटिंग होती थी। मैं समझता हूँ पिछले बहुत सारे इस तरह के चेंजेस हुए हैं, जैसे आपने ही बताया कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी तक गवर्नमेंट ने बनाई है। तो ये सारी करप्शन के जो रास्ते थे ये आमतौर पे बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल सर, डिमोनेटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब कैश कहीं पर ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं होती हैं। नॉर्मली पहले कैश होता था, अब ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, करप्शन आज की डेट में बहुत कम है और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसा इस समय पे जिस तरह से प्लान वे में काम हो रहा है, एंड गवर्नमेंट का रोल बहुत अच्छा है सर। एट द सेम टाइम जो हमारी जनरेशन है या जो आज की डेट में जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जीएसटी सर, जीएसटी आज की डेट में 100% ट्रांसपेरेंट है। 2 मिनट में अगर जीएसटी में आपने कुछ भी अगर कहीं भी चोरी करी, जैसे वर्ड बोल रहे हैं आप, चोरी करी या आपने कहीं पर भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन करा, तो इमीडिएटली आपको नोटिस आ जाएगा, ऑडिट आ जाएगा, और ऑडिट के बाद आपकी सारी बुक्स खुल जाएंगी जो सिस्टम में ही है सर। अब तो वैसे भी अब जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स में मैक्सिमम प्राइवेटाइजेशन हो गया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो गवर्नमेंट जिनको बाकायदा लाइसेंसेस लिए देती है, इस शर्त पर देती है कि अगर जरा सी भी कहीं कमी पाई गई तो यू विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। वो सब काम कर रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है सर कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, जो बड़ा चर्चा में रहा है,
स्थितियां ये आ गई हैं कि मतलब सुनने वाली बात ये है कि इंडियन कंपनीज वहाँ बिड कर रही हैं कि हम आप नहीं चला पाएंगे तो हम इसे चला देंगे। सही बात है। मुश्किल स्थिति ये है कि वे इस पशोपेश में हैं कि हम क्या करें। यानी किसी दूसरी विदेशी कंपनी को देना आसान है, लेकिन आज पोजीशन ये है कि आपकी लॉजिस्टिक जो है, आपकी शिपिंग जो है, वो हमारी इतनी एडवांस हो गई इंडिया की कि अब हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, एग्री। इसी रेफरेंस में तो अडानी का नाम लिया जा रहा है। अडानी की तो बिड थी सर वो। यस, वो बिड तो अडानी की है। जी। एक पुष्पेंद्र जी, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए भी ये एक नया एरिया ऑफ ऑपरेशन है, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई नौजवान इसमें कैरियर के तौर पर अडॉप्ट करना चाहता है, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन फॉर दैट? इज़ इट ए गुड कैरियर? और क्या तैयारी ज़रूरत है? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान का बड़ा मसला तो एम्प्लॉयमेंट का। सही कह रहे सर। तो उसके बारे में आप बताएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा कैरियर है। जो भी अगर न्यू कमर्स हैं, हमारे यहाँ कई तरह के जॉब्स होते हैं, जैसे अदर इंडस्ट्रीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ ऑपरेशन होता है, हमारे यहाँ पर कस्टमर सर्विस होती है, की अकाउंट मैनेजर्स होते हैं और सेल्स होती है, अकाउंट्स होता है, HR होता है और IT होता है। लगभग सब वही डिपार्टमेंट जो हर जगह होते हैं। उसके बाद फिर फील्ड के भी होते हैं, मतलब हर तरह का जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। और मैंने जैसे जिक्र भी करी थी आपके ने जो पहला क्वेश्चन था उसमें बताया था मैंने कि हमारे यहाँ पर कुछ अभी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हो गई हैं जो इंडस्ट्री वाले ही चला रहे हैं उनको, जहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज को कंडक्ट किया जाता है बेसिकली। उसके बाद प्लेसमेंट भी देते हैं। जैसे माई गुरुकुल के नाम से एक है, माई गुरुकुल है, एक अहमदाबाद में कोई सज्जन है वो अच्छा चला रहे हैं, कुछ है मेरे पास डिटेल्स हैं, लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और उसके बाद चेन्नई में है एक सज्जन, वो चला रहे हैं। तो ऐसे बॉम्बे में हैं। तो हर बेसिकली हमारे जो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर जगह पर ऐसी इंस्टीट्यूट्स आज हैं जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ही, जैसे मैं मान लो कल चाहता हूँ कि सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी सर्विंग के लिए अगर मैं कल ऐसी कुछ इंस्टीट्यूट खोल देता हूँ और मेरा सुपरविजन रहता है उसके अंदर, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मैं उन्हें एजुकेशन दिलवाता हूँ, और कोर्सेज के बाद सर्टिफिकेशन है सर, सर्टिफिकेशन के बाद फिर प्लेसमेंट है। तो आप प्लेसमेंट वगैरह वहाँ से करते हैं गुरुकुल जैसे अपनी इंडस्ट्री के लिए? हम नहीं करते हैं सर, हम नहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन से वो करती हैं। अगर कल हमें जरूरत पड़ती है मान लो उनके यहाँ से, तो हम जरूर लेंगे, जब डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट। फिलहाल अभी हमें ज़रूरत होती नहीं है। अदरवाइज फ्रेशर्स हमारे यहाँ आते हैं, एज ए इंटर्न ट्रेनी भी आते हैं, और नॉर्मली भी हम फ्रेशर्स को चांस देते हैं। तो जनरली तो क्या होता है कि जैसे उस डिपार्टमेंट को कोई हेड कर रहा है, मैनेजर है या उसका जो सीनियर है, तो उनके रेफरेंस से ही एम्प्लॉयज आ जाते हैं। ऐसा है, हमें तो प्लेसमेंट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा होता है सर। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टाफ पीपल यू आर हैविंग विद यू? सर इंडिया में हमारी 9 ब्रांचेस हैं। अच्छा। हाँ, हमारा हेड क्वार्टर इंडिया के लिए दिल्ली के अंदर ही है। उसके बाद वी हैव ब्रांच ऑफिस इन लुधियाना, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, जमशेदपुर। तो मतलब मेजर सारी जितने सी पोर्ट्स हैं, ICDs हैं, उनमें हमारे ऑफिस हैं। ठीक है। तो टोटल अभी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है 150-200 करीब है, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री है। तो हमारी इंडस्ट्री में मैन पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिस्टम्स वर्क करते हैं आजकल। ठीक है। और हमारा इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है, डोमेस्टिक वाला नहीं है। वेयर हाउसिंग वगैरह में हम नहीं है अभी समय, एशिया शिपिंग नहीं है। अच्छा जी, हम फ्रेट फॉरवर्डिंग में जो बात चली थी आपसे। ओके। मैं सर, ये तो सारी बातचीत आपके कैरियर के तौर पर हमने जानी। जब हम आपका बायोडाटा पढ़ रहे थे जी सर, तो आपको बहुत से अवार्ड्स भी मिले। जी। तो हमने ये तय किया कि वो हम आपके मुख से सुनना चाहेंगे। कारण ये है कि हर अवार्ड की अपनी एक बैकग्राउंड है। जी। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड के साथ हमें क्लियर करिए। सर, मेरे को सबसे पहला अवार्ड मिला भारत श्री अवार्ड था। हाँ। जिसमें मेरी ये बेसिकली जो मैंने स्टेट में किया है, भारत श्री अवार्ड है। तो उसमें मेरे को जो मैंने स्टेट के अंदर 25 ईयर्स में
जो मेरी एक्सपर्टीज हैं, जो मैंने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किया, जो मैंने इनरिच किया सोसाइटी इंडस्ट्री को, और उसके बेस पे ये जो अवार्ड है सर एवरी ईयर होता है, लेकिन 11 लोगों को पूरी इंडिया में दिया जाता है। अच्छा, 11 लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री से चुने जाते हैं, ओके, और उनकी प्रोफाइल के बेस पे और जो भी जूरी मेंबर्स होते हैं उनके बेस पे वो 11 लोगों को ही दिया जाता है। उसके बाद 12वें बंदे को ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। राइट। तो एक तो ये भारतश्री अवार्ड मुझे मिला, तो पर ईयर 11 अवार्ड्स आर बीइंग अवार्डेड थ्रू आउट इंडिया। जी थ्रू आउट इंडिया, जिसमें Different fields से, डिफरेंट different फील्ड से होते हैं, industries। एजुकेशन से हो सकते हैं, कोई किसी इंडस्ट्री से हो सकते हैं। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का मैं पहला शख्स था जिसे मुझे ये अवार्ड मिला। और बात वही आती है सर, आप जब अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिकॉग्निशन भी यस होती है। यस, तो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया होगा, हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, या तो उसके बाद उन्होंने अगर मुझे सम्मानित किया, अच्छी बात है सर, ऐसा है। ठीक बात। दूसरा अवार्ड मिला मुझे सर भारत गौरवश्री सम्मान अवार्ड। ये इंडिया गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है। ओके, इसके अंदर मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोलते हैं इसे, राइट। कि मैंने इस इंडस्ट्री को इस तरह सर्व किया है, तो वो सम्मान उन लोगों ने मुझे दिया सर। दूसरा सर, जैसे अभी मेरे प्रोफेशनल एंड पे हम लोग बात कर रहे थे, मेरा एक प्रोफेशनल एंड है, एक दूसरा मेरा एंड और है जो सोशल फ्रंट बोलते हैं इसे। राइट। तो मैं सोशल कॉज के लिए काम करता हूँ, और वो मेरी हॉबी है साहब। ओके, जैसे मैंने अपना कैरियर भी अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग ही चूज किया है। वेरी गुड। उसके बाद लाइफ में होता है साहब, एक टाइम होता है, उसके बाद पे बैक टाइम आता है। यस। जैसे साहब ने मेरी मदर का नाम लिया, मम्मी, तो पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि आप अपने, अगर आपके हाथों में कुछ है, ईश्वर ने आपको बनाया है कि भाई नहीं, आप सोसाइटी की सेवा करने के लिए भी हो, है ना, कि आपको अगर हर तरह से एम्पावर किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि सोसाइटी में जो बिलो पॉवर्टी हैं, या जो सोसाइटी के अंदर कॉजेज हैं, जैसे कैंसर बहुत बड़ी कॉज है, मैं कैंसर को सपोर्ट करता हूँ सर। दूसरा अपना है डिप्रेशन है, तो ऐसी एनजीओ हैं जो डिप्रेशन के लिए काम कर रही हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ। राइट। वाटर बहुत बड़ी क्राइसिस है, तो वाटर में भी मैं हूँ। इंडिया CSR फोरम में मैं एडवाइजरी बोर्ड पर हूँ सर, जो सबसे पुराना इंडिया CSR फोरम है, उसके अंदर एडवाइजरी बोर्ड पर हूँ। तो मुझे बेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योर का भी अवार्ड मिला सर। वेरी गुड। तो ये मुझे सौभाग्य मिला डॉक्टर किरण बेदी मैम के हाथ से मिला। अच्छा। तो जो मेरी मतलब एक आइडियल थी, आइडियल हैं, और मैं उन्हें बहुत मेंटर मानता था, मतलब उनको मैंने काफ़ी पढ़ा है, उनके बारे में काफ़ी जाना है, उनकी लीडरशिप के बारे में। तो फर्स्ट लेडी IPS थी। तो जब वो राजेश शर्मा जी थे वहाँ पर, जो हमारे दोनों लोग थे, तो उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया। तो मैंने बोला जी, मैंने कहा ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बढ़िया, मैं इसकी वैल्यू रखने की कोशिश पूरी करूँगा। तो एक वो अवार्ड मिला सर। दूसरा एक MSME अवार्ड होता है सर, उसमें मेरे को, जैसे मैंने डॉक्टरेट करी है, या मैं स्टेट में थोड़ा बहुत जानता हूँ स्टेट के बारे में, तो मुझे आचार्य और मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सर, जहाँ पर मेरी रिकॉग्निशन हुई कि मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं आई कैन टीच अबाउट माई इंडस्ट्री, आई कैन गाइड पीपल अबाउट माई इंडस्ट्री। मैं उसके अलावा सर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैंने हेल्प किया है रिक्रूटमेंट में, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जॉब कराने में। आज वो अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पे बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं ट्रेड में लेके आया एज ए फ्रेशर, और उनको चांस दिया। तो वो अवार्ड मुझे उस रिकॉग्निशन के लिए मिला सर। उसके बाद अभी मेरे को लास्ट ईयर मिला है सेल्स एक्सीलेंस अवार्ड, जो एशिया शिपिंग के ब्राजील मैनेजमेंट ने दिया है यहाँ पर। अच्छा। हमारी 10th एनिवर्सरी थी। तो मैं स्टार परफॉर्मर रहा हूँ सर एशिया शिपिंग के अंदर हमेशा से, जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया है यहाँ। तो मुझे वो उन्होंने सम्मानित किया कि आप सेल्स एक्सीलेंस अवार्ड है। तो ये कुछ रिकॉग्निशंस हुई है सर मेरे काम की, ऐसा है। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं ये मान के चलता हूँ जी सर कि परमात्मा जिन जिन गुणों से आपको नवाजता है, ये आपकी फिर फर्दर मॉरल ड्यूटी होती है जी सर, कि आप उनको सिर्फ अपने तक ना रखें। जी बिल्कुल, उसको आगे बांटें भी। आपको मालूम है थोड़ी बहुत शायरी मैं करता हूँ। सब मजा आया था लास्ट टाइम हम लोग साथ साथ एक जगह पर। तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ जी जी कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता जी, मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं। वाह सर, वेरी नाइस सर। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा
कि परमात्मा ने जिन जिन अदाओं से, कलाओं से आपको नवाजा है, आप सिर्फ अपने तक उनको महदूद नहीं रख रहे, बल्कि आगे भी बांट रहे हैं। बिल्कुल सर। तो बात ये है, अंततः सर सोसाइटी में एक स्टेज ऐसी आती है जब हम सब लोगों को जी फर्ज बनता है कि हम उनको आगे वितरित करें, बिल्कुल सर। ताकि हम जो भी इस समाज का कर्जा उतार सकते हैं। अदरवाइज आप देखो, सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ा के ये सब कुछ करके क्या हासिल होता है? तो बताता रहा हूँ साहब, जब मैं अभी हम यहाँ आए थे तो अपनी इंसाइट से मैं चाहता हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो देखे या सुने इस चीज़ को। यस। तो हम जब अलीगढ़ में पढ़ते थे तो हम जी। 3 भाई थे, तीनों के बीच में एक साइकिल हुआ करती थी। उस साइकिल से का सफ़र से लेके यहाँ आज हम तीनों ही वेल प्लेस्ड हैं, सब बहुत अच्छे से कमा खा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं और सारे ही सोसाइटी कॉजिंग में भी इन्वॉल्व हैं। यस। तो अगर ईश्वर ने हमें इतना दिया है हाँ। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि Yeah. जहाँ जहाँ परेशानी है सर, मैं बहुत अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी स्पॉन्सर करता हूँ राइट। कॉजेस के अलावा भी। हाँ। अगर इंडिविजुअल, और सारा मैंने अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। ठीक है। कभी किसी से मैंने कहीं ये नहीं कहा कि नहीं आप डोनेशन दो, हमें यहाँ हेल्प करनी है। हाँ। मुझे अगर आपने कल कुछ बोला कि क्योंकि आप कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं जी। तो आप तो सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं सर। यस। तो अगर कल आपने कहा कि पुष्पेंद्र मेरे को, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं मेरे से, कि हमें यहाँ पर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हमेशा रहा जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आई एम फोर्स्ड टू से जी जी वन थिंग प्लीज सर। कि यहाँ दौलत वालों ने जिंदगी में अलग से क्या पा लिया, कुछ भी नहीं सर। यहाँ भरपेट खाने वालों ने अलग से क्या खा लिया। जी 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 जिंदगी के स्वाद यहाँ भूख में वाबस्ता हैं, जिसने खुद को गवा दिया उसने ही पा लिया। बिल्कुल सर। तो सर ये बहुत ही वो बढ़िया स्टेज है जहाँ पर हम गवा के पाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये हुनर सबको समझ में नहीं आता, जिस पर उसकी कृपा होती है तभी ये हुनर समझ आता है और आप देने के मोड पे आ जाते। आप निमित्त हैं। सर Yes. मैं, आपने ये बात मुझसे कही तो मैंने बताया, अदरवाइज Yes. मैं क्या फील करता हूँ सर कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, भगवान ने मुझे चूज किया है ये काम कराने के लिए। ये तो आपके माता श्री का मेरे भी, और पिताश्री का दोनों का हाँ सर। बिल्कुल वो ठीक मैं है। एक ऐसी चीज भी और शेयर करूंगा, जैसे हाँ जी। हम किसान का बेटा हूँ तो हमारी खेती होती है, यस। तो खेती का एक हिस्सा है जिसकी में जो भी पैदा होती है वो 100% चैरिटी में जाती है। ये हमारे पिताजी ने हमारे बड़े भाई साहब को बोला कि ये मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये आश्रम में जानी चाहिए। यस। तो हमारे भाई साहब ने बोला कि पापा तब तक क्यों, हमेशा ही जाएगी। सही बात। तो हम तो उस डीएनए के बच्चे हैं सर के। और दूसरा, पेरेंट्स ने हमेशा ये सिखाया कि अपने हाथ को ऐसे रखो, हाँ और ऐसे रखोगे तो ईश्वर आपको 100 गुना देगा। बिल्कुल बिल्कुल और मेहनत करते रहोगे तो रोटियों कमी नहीं होगी और पैसा भाग्य में आएगा, बिल्कुल होगा तो मिल जाएगा। बिल्कुल। कल मैंने एक बड़े इसी से मिलती जुलती कहानी मेरे को याद आ गई। मुकेश अंबानी, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। बिल्कुल सर। मुकेश अंबानी अपने घर आया तो उसकी वाइफ ने कहा कि आपका दोस्त आया था, एक बचपन का दोस्त, उसको 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, मैंने उसको 1 लाख रुपया दे दिया। जी। मुकेश अंबानी ने सुनी बात और अपने कमरे में चला गया। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। वाइफ अपसेट हो गई कि क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया। सवेरे उठा तो कहता क्या हुआ था, कहता ऐसे ऐसे आया था। कौन था? मैंने कहा ये था। ही टुक हिज प्लेन, ही वेंट टू दैट विलेज। उसने कहा, उस दोस्त को मिला, कहते क्या प्रॉब्लम थी तेरी? कहता मेरे खेत गिरवे पड़े हुए हैं। He bought that धरती and gave it to him। तो जो आप बात कर रहे हैं वो सब कि बहुत बड़े इंस्पिरेशनल हैं, वो inspiration, उनसे बड़ा तो है ही नहीं कोई अपने इसमें। दोस्त का इतना कहता मेरा दोस्त अगर ऐसा तंग हो रहा है तो इसको दूसरे शब्द में सर ऐसे कहते हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। या अगर मेरा भाई परेशानी में है, मेरे क्लोज रिलेटिव्स परेशानी में है, या कोई मेरा मित्र परेशानी में है और मैं मदद करने की हालत में हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं कितनी भी चैरिटी कर लूँ, उस चैरिटी का मीनिंग जीरो है सर। गलत तो नहीं कहा मैंने? तो मेरा तो वो प्रिंसिपल हमेशा से रहा है गंभीर साहब, मैं वैसे ही बिलीव करता हूँ सर। यही तो विशेष बात है जो आपको खींच के यहाँ स्टूडियो में ले आई, और हमें मालूम था कि आप इन सब गुणों से नवाजे हुए शख्सियत के मालिक हैं। सर। तो साथियों, ये थे पुष्पेंद्र जी,
जिन्होंने अपने जीवन की बहुत सी बातों को शेयर करके हमें हमारे जीवन के लिए बहुत से लक्ष्य निर्धारित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और हम पुष्पिंदर जी आपको आने वाले समय में ऐसे ही याद करते रहेंगे और मुझे उम्मीद है आप जब जब समय निकालेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, मेरा Thank सौभाग्य you. होगा। थैंक यू।